मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। लड़के का नाम होता है ब्रैंडन और लड़की का नाम होता है एली। अब इन दोनों के बीच झगड़ा होता है और एली घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलने के लिए अपना घर का दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि उसके दरवाजे के सामने एक अजीब सी काली दीवार है, जिसको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसको किसी भी इंसान ने बनाया होगा, क्योंकि वो बहुत ही अजीब एक चीज से बना हुआ था। एंड वो कौन सी चीज है एली को समझ नहीं आता। ब्रैंडन और एली के चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि उनके लिए इस चीज को यकीन करना मुश्किल है। ब्रैंडन तेजी से दरवाजे के पास लगे मॉनिटर की ओर बढ़ता है, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस स्क्रीन ब्लिंक कर रहा था। उसी वक्त पीछे से एली की घबराई हुई आवाज आती है। जिम पीछे मुड़कर चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं दिखता कि काली दीवार पर एक नीली रोशनी की चमक हल्के से गुजरती है। एली की आंखों में डर झलकता है, क्योंकि अब खिड़कियां भी काले ईंटों से पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। वो गुस्से में दीवार पर लात मारती है, लेकिन दीवार टस से मस नहीं होती। और भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि मोबाइल में भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। जिम मोबाइल को लेकर कमरे में इधर उधर चलता है ताकि किसी तरह मोबाइल में नेटवर्क आ सके, लेकिन जैसे ही वो मोबाइल लेकर उस दरवाजे के पास जाता है, मोबाइल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉब्लम्स आने लगती है। एली टूल बॉक्स से एक ड्रिल निकालती है और उस ड्रिल से दीवार में एक छेद करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर तक ड्रिल करने के बावजूद दीवार को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो ड्रिल लाल हो जाता है गर्म होके। फिर वो दोनों उस अजीब से दीवार के बगल में अपने घर के दीवार पर छेद करने की कोशिश करते हैं ड्रिल से, लेकिन उनको बहुत जल्द समझ में आ जाता है कि उस दीवार के उस पार भी वही अजीब सी दीवार है, क्योंकि उनका घर का जो दीवार है वो भी छेद नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे अपार्टमेंट को ही किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। तभी पास के दीवार के दूसरी तरफ से किसी के झगड़ने की आवाज आने लगती है। दोनों तुरंत ड्रिल चालू करते हैं और इस बार उन्हें कोई रुकावट नहीं मिलती। दीवार में बहुत जल्द ही एक बड़ा छेद बन जाता है। दीवार के उस तरफ भी एक कपल रहता है जो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि वो मकान मालिक से रूम कैंसिल करवाना चाहते हैं। ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि उन्हें भी एहसास हो गया है कि वो फंस गए हैं। एली गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि उस अपार्टमेंट से बाहर निकलने के सारे रास्तों पर ही वो अजीब सी दीवार है। इसी बीच ब्रैंडन नोटिस करता है कि अपार्टमेंट के सारे नल से अब पानी नहीं आ रहा। फिर भी वो हार नहीं मानता, बल्कि एक सजेशन देता है कि इसको एक पजल गेम की तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्रैंडन की इस बात से एली बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। एली टूट जाती है और अपने पति पर गुस्से से चिल्लाने लगती है, आखिर तुम काम के पीछे कब तक पागल रहोगे? कल एली ने घूमने जाने के लिए प्लान बनाया था, लेकिन ब्रैंडन ने कह दिया कि उसे कंपनी के लिए गेम डेवलप करना है, इसीलिए मना कर दिया। और अब अगली सुबह उठते ही दोनों इस अपार्टमेंट में फंसे हुए थे। फिर जैसे ही माहौल थोड़ा सा ठंडा हुआ, ब्रैंडन की नजर अचानक उस काली दीवार पर पड़ती है जहां एक मेटल ब्लॉक चिपका हुआ था। वो धीरे धीरे दीवार के पास गया और उसने महसूस किया कि वहां एक जबरदस्त मैग्नेटिक शक्ति है। दोनों ने मिलकर कमरे में जितने भी लोहे का सामान था उन्हें इकट्ठा किया। कई बार कोशिश करने के बाद उन्हें ये समझ में आया कि दीवार के 4 खास हिस्सों में मैग्नेटिक शक्ति सबसे ज्यादा है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स जोर से कांपने लगते हैं। ब्रैंडन को तुरंत शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो झपटकर एली को जमीन पर गिरा देती है। इस डरावने पल के बाद ब्रैंडन और एली पूरी तरह डर जाते हैं और अब उनका दीवार को लेकर कोई भी खोज करने का मन नहीं बचा। अब उन्हें बस इतनी उम्मीद थी कि शायद कल ये दीवार अपने आप हट जाए। फिर अचानक दीवार की दूसरी तरफ से जोरदार लड़ाई की आवाजें आने लगती है और फिर वहां से एक लेडी की दर्दनाक चीख उनके कमरे तक आती है। ब्रैंडन और एली को लगता है कि पड़ोसियों के साथ कुछ बुरा हो गया है। वो तुरंत ड्रिल से दीवार में और बड़ा छेद करते हैं और झटपट दूसरे अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं वो लोग, उन्हें जमीन पर खून के निशान मिलते हैं। वो दोनों इस निशान को फॉलो करते हुए बेडरूम की ओर बढ़ते हैं, जहां लेडी पड़ोसी जमीन पर गिरी हुई मिलती है। जैसे ही सब लोग वहां से निकलने का मन बनाते हैं, तभी उसका हस्बैंड अचानक झपट पड़ता है और ब्रैंडन को जमीन पर गिरा देता है। लेकिन इस प्रॉब्लम की घड़ी में एली पेपर स्प्रे निकालती है और ब्रैंडन को मौका मिल जाता है खड़ा होने का। अब जैसे ही ब्रैंडन उस लड़के को बेसबॉल बैट से मारने ही वाला था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड अचानक अपने प्रेमी के सामने आ जाती है। ब्रैंडन और
एली दोनों ही चौंक जाते हैं और थोड़ी देर तक कुछ समझ नहीं पाते। फिर उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि ये दोनों पड़ोसी असल में अकेले रहने वाले हैं और शायद उन्होंने कुछ नशे की गोलियां ली थी, जिसकी वजह से उन लोगों की मेंटल कंडीशन अभी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था और इसी वजह से ये सब गड़बड़ हुई। ब्रैंडन कुछ परेशान होकर स्टोर रूम की ओर जाता है, उम्मीद करता है कि वहां से कोई काम का टूल मिल जाए। जैसे ही वो पावर स्विच के पास जाता है, दीवार के पीछे एक अजीब सी तरंगे चमकने लगती है। वही ब्रैंडन को एक जंग लगी छोटी सी फायर एक्स मिलती है। वो पूरी ताकत से उस काली दीवार पर वार करता है, लेकिन फिर भी उस पर एक खरोच तक नहीं आती। तभी एली के दिमाग में एक आइडिया आता है, जब दीवार तोड़ना नामुमकिन है तो क्यों ना नीचे की ओर रास्ता बनाया जाए। जब वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही थी तब उसने रिसर्च की थी कि इस पुराने इमारत के नीचे एक वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का बंकर है और ऐसे बंकर्स अक्सर मेट्रो स्टेशन से जुड़े हुए होते हैं। यही शायद उनका अकेला रास्ता हो सकता है यहाँ से बाहर निकलने का। एली की सलाह मानकर जिम फायर एक से जमीन तोड़ने की कोशिश करता है। उस लेडी पड़ोसी को ये सब कुछ एक डरावना एस्केप रूम जैसा लग रहा होता है, जबकि उसके बॉयफ्रेंड को लगता है कि ये सब कुछ उसके मकान मालिक की कोई साजिश है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग उसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ब्रैंडन की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार जमीन में एक गड्ढा बन जाता है, लेकिन नीचे अंधेरा ही अंधेरा था और आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। ब्रैंडन ने एक बेडशीट को रस्सी की तरह मोड़ा और खुद नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही वो नीचे जमीन पर उतरा, एक बुढ़ा आदमी अचानक वहां आ जाता है, जिसके हाथ में एक रिवॉल्वर होता है। वो तुरंत ब्रैंडन को वहां से दफा होने के लिए कहता है। सब लोग मिलकर उसे समझाते हैं कि वो बस बेसमेंट तक जाना चाहता है, लेकिन वो बुढ़ा किसी की भी बात नहीं मानता। तभी उस घर से एक टीनेज लड़की बाहर निकलती है और वो अपने नाना से कहती है कि वो इतने कठोर मत बने। बुढ़ा आदमी थोड़ी देर सोचता है और फिर ये मानता है कि अपनी पोती को अपने साथ यहाँ पे मरने देना नहीं चाहिए। आखिरकार वो एली के भागने के प्लान में शामिल होने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन तभी ब्रैंडन की नजर ऊपर छत से गिरे हुए एक स्मोक डिटेक्टर पर जाती है। जब वो उसका टूटा हिस्सा उठाता है तो अंदर उसे एक वी शेप का कैमरा छुपा हुआ मिलता है। वो तुरंत उस बुढ़े आदमी से पूछता है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? बुढ़ा हैरान होता है और कहता है कि ये सभी अलार्म तो मकान मालिक ने ही लगवाया था। अब इस बात से ब्रैंडन को शक होने लगता है। वो रसोई में भागता है, छत से दूसरा स्मोक अलार्म तोड़ता है और वहां भी एक कैमरा छुपा होता है। सब लोग अचानक चौंक जाते हैं। जरूर मकान मालिक किसी पागल रियलिटी शो का नकल करने की कोशिश कर रहा था। एली को अचानक याद आता है, मकान मालिक तो बगल वाले फ्लैट में ही रहता है, क्यों ना सीधा उसी से जाकर बात की जाए। सभी मिलकर दीवार तोड़ते हैं और मकान मालिक के घर में दाखिल होते हैं, लेकिन अंदर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार एक कोने में उन्हें मकान मालिक की लाश मिलती है और हैरानी की बात यह है कि उसके दोनों बाहें गायब होती है। जिम उसका मोबाइल उठाता है तो उसमें सिर्फ कुछ ब्लैक वॉल की तस्वीरें ही मिलती है। मकान मालिक की इस मिस्टीरियस मौत ने सबको बुरी तरह से डरा दिया था। अब तो लोगों को शक होने लगता है कि शायद ये असली दुनिया ही नहीं है। तभी एली को एक न्यूज़पेपर का पन्ना मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कल बर्गपोर्ट एरिया में भीषण आग लग गई। जिम को अचानक याद आया कि वो कल सड़क पर उस आग को देख चुका है, जिसमें इतने धमाके हुए थे कि मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स तक बुलाए गए थे। सब लोग अभी आपस में बहस ही कर रहे होते हैं कि अचानक जमीन धंस जाती है। चारों लोग नीचे के फ्लैट में गिर जाते हैं और फिर एक आदमी उनके सामने आता है जो खुद को यूरी बताता है। वो कहता है कि वो यहाँ रहने नहीं आया बल्कि अपने दोस्त जेसन को देखने आया था। जब उसे पता चलता है कि बाकी लोग बंकर के रास्ते भागना चाहते हैं तो यूरी गंभीर होकर एक बिल्कुल अलग नजरिया रखता है। वो कहता है कि हो सकता है बाहर किसी बायोलॉजिकल डिजास्टर ने हमला कर दिया हो और ये काली दीवार हमें उससे बचाने के लिए हो। लेकिन एली उसकी बातों से जरा भी खुश नहीं होती, बल्कि वो पूछती है तुम्हारा दोस्त जेसन कहाँ है। यूरी सबको एक रूम में ले जाता है जहाँ बिस्तर पर जेसन की सांसें थमी हुई थी। यूरी बताता है आज सुबह जब जेसन ब्लैक वॉल के पास गया था तभी उसकी मौत हो गई। शायद उस ब्लैक वॉल की वजह से उसके दिल के धड़कन पर कोई असर पड़ा हो। ब्रैंडन को याद आता है जब मोबाइल ब्लैक वॉल के पास जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस देखने को मिलता है।
उसका शक और बढ़ जाता है। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहते हैं और फिर से वो लोग खुदाई में लग जाते हैं। आखिरकार वो लोग बेसमेंट तक पहुंच ही गए। सभी लोग अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सामने एयर रेड बंकर का भारी दरवाजा नजर आता है। हर किसी के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान लौट आई। उन्हें लगा कि अब आजादी बस एक कदम दूर है। लेकिन जैसे ही एली ने दरवाजा तोड़कर उसे खोला तो सभी लोग फिर से चौंक गए। किसी को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये काली दीवार जमीन के 10 मीटर नीचे तक आखिर कैसे पहुंच गई। ब्रैंडन का जो पड़ोसी था वो तो पूरी तरह से हिम्मत ही छोड़ चुका था। वो अब गुस्से में पागलों की तरह कुल्हाड़ी उठाकर दीवार पर वार करने लगा। जिम घबराकर दौड़ पड़ा। उसे डर था कि कहीं वो इस इकलौते औजार को भी ना तोड़ दे। अब उस लड़के की आंखों में सिर्फ खालीपन था और जैसे ही वो पलटा उसकी नजर बुढ़े के बंदूक पर जाता है। वो बंदूक उठाता है और सीधा ब्लैक होल पर ट्रिगर दबा देता है। लेकिन ये क्या, गोलियां दीवार से टकराता नहीं बल्कि रुक जाता है और उसी जगह बहुत तेजी से घूमने लगता है। ब्रैंडन को अचानक याद आता है पहले भी मेटल वाली चीजें दीवार से टकराकर पलट गई थी। वो तुरंत चिल्लाता है, सब लोग नीचे झुक जाओ, और अगले ही पल गोलियां उसी तेजी से वापस पलटती है। वो बुढ़ा टाइम से झुक नहीं पाता और कई सारी गोलियां उसके सीने को चीरते हुए निकल जाता है। ब्रैंडन का पड़ोसी लड़का अब समझ जाता है कि उसकी बेवकूफी ने एक और साथी की जान ले ली। भागने की उम्मीद फिर से टूट जाती है। हर किसी के दिल पर जैसे ब्लैक वॉल का बोझ बैठ गया हो। ब्रैंडन खुद को शांत करता है। एक प्रोफेशनल गेम डेवलपर होने के तौर पर उसके दिमाग में आता है जैसे गेम्स में हर स्टेज को पार करने के लिए क्लूज इकट्ठा करना होता है, वैसे ही शायद यहाँ भी कोई रास्ता होगा। वो सजेशन देता है कि उन्हें वापस मकान मालिक के घर जाकर पुराने रेनोवेशन रिकॉर्ड्स या सीसीटीवी फुटेज ढूंढना चाहिए। लेकिन एली और उस बुढ़े की पोती वहीं रुक जाती है। वो मरे हुए जेसन के रूम में जाते हैं। उन्हें उम्मीद है शायद वहाँ कुछ और अलग सुराग मिल जाए। वो एक ड्रॉयर से एक विजिटिंग कार्ड निकालती है जिससे पता चलता है कि जेसन एक नैनो डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी का इंजीनियर था। एली को टेबल के नीचे एक टूटा हुआ लैपटॉप और मोबाइल भी मिलता है। यूरी को समझ में आ जाता है कि शायद इसको जेसन ने ही गुस्से में तोड़ा था। उस तरफ जिम और बाकी लोग मकान मालिक के घर का एक एक कोना छान मारते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ब्रैंडन को यह बात बहुत खटक रही थी कि मकान मालिक की कटी हुई दोनों बाहें आखिर गई कहाँ। उसी वक्त उसकी नजर रूम के लेआउट पर पड़ती है। उसे महसूस होता है कि ये रूम उसके अपने अपार्टमेंट से कुछ छोटा है। उसने दीवारों पर नॉक करना शुरू किया और वाकई में एक जगह दीवार अंदर से खोखली सुनाई दी। अब सवाल ये है कि उस जगह को खोला कैसे जाए। तभी पड़ोसी लड़के को एक ड्रॉयर में 10 डिजिट का पासवर्ड पैनल मिलता है। उसको क्रैक करने की पॉसिबिलिटी लाखों में है। लेकिन तभी ब्रैंडन को एक तरकीब सूझता है। वो किचन से मैदा ले आता है और धीरे धीरे पैनल पर छिड़कता है। जल्दी ही जो बटन सबसे ज्यादा दबाए गए थे उनके ऊपर की लेयर हटने लगती है। अब उन्हें सिर्फ 4 डिजिट के 24 कॉम्बिनेशन को ट्राई करना था और उसी लड़की लड़खड़ाते हुए नीचे जाती है एली को सारी बात बताने। अब जेसन के रूम में सिर्फ वो छोटी लड़की अकेली रह गई थी। वो कोई सुराग सोचने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसकी नजर जेसन के गले के स्कार्फ पर पड़ती है। कुछ तो गड़बड़ है। उसने शक के आधार पर स्कार्फ हटाया एंड जेसन के गले पर नीले निशान थे। वो समझ गई कि किसी ने जेसन का गला घोंटकर उसे मार डाला है। उसी पल यूरी वहां पे आ जाता है। इसी बीच मकान मालिक के घर में मौजूद ब्रैंडन और बाकी के लोग कई कोशिशों के बाद आखिरकार उस छुपे हुए कमरे के दरवाजे को खोलने में सफल हो जाते हैं। उनके सामने एक पूरा कंट्रोल रूम था। कई सारे मॉनिटर्स पूरे अपार्टमेंट के हर कोने की, हर कमरे की गतिविधियां देख रही थी। अब सबको ये समझ में आ चुका था कि मकान मालिक एक मेंटली डिस्टर्ब इंसान था जो सबको लाइव शो में बदलना चाहता था। ब्रैंडन ने तुरंत पिछली रात की सीसीटीवी फुटेज चलाई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि ब्लैक वॉल अचानक एक झटके में प्रकट हुआ। जब उसने प्लेबैक स्पीड को बहुत धीमे किया तो देखा कि दीवार असल में काले धुंध से बनी थी। हर कोई हैरान रह गया। फिर उन्होंने वीडियो को जेसन के रूम पर शिफ्ट किया। उसमें साफ साफ दिखा जेसन बेहोश नहीं हुआ था जैसे यूरी ने कहा था, बल्कि वो दरवाजे के पास गया, कुछ सेटिंग की और जैसे ही उसके फोन का फ्लैशलाइट टिमटिमाया, सूरज की रोशनी ब्लैक बॉल को भेद करके अंदर आई। क्लियर था कि जेसन के पास उस काली दीवार को खोलने का तरीका था। सब लोगों ने जब पलट कर देखा तो पाया यूरी ना जाने कब से गायब हो चुका था।
था। पड़ोसी लड़का तुरंत उसकी तलाश में भागा। जब वो जेसन के रूम में पहुंचा तो देखा यूरी कुछ डॉक्यूमेंट्स चला रहा है और वो लड़की वहां थी, लेकिन वो मर चुकी थी। यूरी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो फिर जोर देकर कह रहा था, ब्लैक वॉल सबकी सुरक्षा के लिए है। उस समय मॉनिटर पर वो फुटेज चलने लगी जिसमें यूरी साफ साफ जेसन की हत्या कर रहा था। ब्रैंडन ने हालत की सीरियसनेस को समझा और तुरंत हथियार लेकर जेसन के रूम की ओर दौड़ पड़ा। तब तक यूरी पड़ोसी लड़के के आमने सामने भिड़ चुका था। ब्रैंडन के शामिल होते ही दोनों ने मिलकर आखिरकार यूरी को काबू में ले लिया। दूसरी तरफ एली को अचानक याद आया, कहीं ये ब्लैक वॉल नैनो डिफेंस कंपनी का कोई प्रोडक्ट तो नहीं है। ब्रैंडन ने भी गौर किया कि कंपनी का पता वही था जहां कल आग लगी थी, हैम्बर्ग पोर्ट सिटी। सभी लोग अब यूरी से सवाल करने लगे इस वॉल के बारे में। तब यूरी बताता है कि ये ब्लैक वॉल नैनो कंपनी के द्वारा बनाई गई एक अल्टीमेट डिफेंस सिस्टम है। इसका एक्टिवेट होना दर्शाता है कि बाहर की दुनिया किसी भयानक संकट में है। एली ने तुरंत सवाल उठाया, अगर ये सच है तो फिर जेसन ने इसे खोलने की कोशिश क्यों की? यूरी मजबूर होकर कबूल करता है। उसे लगा कि पोर्ट एरिया की आग इस सिस्टम को ट्रिगर करने वाली कोई टेक्निकल गड़बड़ है और इसीलिए बाहर जाकर स्थिति समझना चाहता था वो। यूरी ने उसे रोकने के लिए उसकी जान ले ली, लेकिन जब सबने यूरी से पूछा कि ब्लैक वॉल को बंद कैसे किया जाए तो वो एकदम चुप हो गया, जैसे किसी भी कीमत पर मुंह नहीं खोलना चाहता वो। सभी लोगों को अब इकलौती उम्मीद जेसन की पुरानी गतिविधियों में दिखी। वो दोबारा मॉनिटर रूम में लौट गए और रिकॉर्डिंग देखने लगे। ब्रैंडन बार बार फुटेज को देख रहा था और उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने देखा कि जेसन 3 घंटे तक लैपटॉप के सामने बैठा था। शायद वो कोई ऐसा कोड लिख रहा था जिससे ब्लैक वॉल को कंट्रोल किया जा सके। ये शक तब और पक्का हुआ जब वीडियो में दिखा कि यूरी जानबूझकर जेसन का मोबाइल तोड़ देता है। जिम ने सावधानी से वो टूटा हुआ मोबाइल उठाया और किस्मत से उसका स्टोरेज चिप अब भी ठीक था। उसने मोबाइल से उस एप्लीकेशन को रिकवर किया और एक नए फोन में ट्रांसफर कर लिया। फिर सभी लोग भय और उम्मीद के साथ ब्लैक वॉल के सामने आकर खड़े हुए। ऐप चालू करने पर स्क्रीन पर 4 अलग हिस्से दिखाई देने लगे। ब्रैंडन ने उनमें से एक बटन को दबाया। मोबाइल का फ्लैश कुछ बार टिमटिमाया। ब्रैंडन को याद आया कि सीसीटीवी में भी ब्लैक वॉल खुलने से पहले जेसन का फोन इसी तरह चमका था। उसने महसूस किया कि उसका अनुमान सही है। जब उसने चारों हिस्सों को बारी बारी से दबाया तो सामने की ब्लैक दीवार धीरे धीरे पिघलना शुरू हुई। पड़ोस वाली महिला खुशी से खुद को रोक नहीं पाई। वो आगे बढ़कर अपना हाथ उस दीवार में डाल बैठी। उसे महसूस हुआ कि उस काली दीवार के अंदर कोई चीज उसके हाथ को छू रही है। जब वो हाथ खींचने लगी तो उसकी हाथ अंदर ही अटक गई। ब्रैंडन और एली दोनों तुरंत उसे पीछे खींचने लगे। तभी उन्होंने देखा कि ब्लैक वॉल फिर से ठोस हो रही है। सभी पूरी ताकत से उस लड़की को खींचने लगे, मगर वो दीवार धीरे धीरे ठोस बनती गई और एक वक्त पे उस लड़की की शरीर बीच में से 2 टुकड़ों में फट गई। उस लड़की का बॉयफ्रेंड घुटनों पे बैठकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और कांपते हुए हाथों से अपनी प्रेमिका का आधा शरीर को सहलाने लगता है। वो दोनों तो ब्लैक वॉल के पार जाने के बाद शादी करने वाले थे। अब वो सदा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। किसी कोने से यूरी की पागल हंसी गूंजने लगी। पड़ोसी लड़का पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने दौड़कर यूरी पर गोलियों की बौछार कर दी। फिर वो एक सांस लेकर ब्रैंडन की तरफ देखा और खुद को भी बंदूक से उड़ा दिया। देखते ही देखते अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, ब्रैंडन और एली। उन्होंने अपने आंसुओं को रोकते हुए फिर से चर्चा शुरू की कि आखिर गलती कहाँ हो गई। अब उन्हें यकीन था कि इन चारों बटन का कोई पैटर्न जरूर होगा, क्योंकि हर बटन दबाने पर फ्लैश की संख्या अलग होती थी। एली को याद आया कि मॉनिटर में जेसन का पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड हुआ था। अब वो जेसन के फ्लैश की गिनती बार बार देख रहे थे। आखिरकार ब्रैंडन और एली ने सही बटन दबाने का पैटर्न क्रैक कर लिया था। अब जब वो आखिरी कोशिश करने ही वाले थे तो जो यूरी मर चुका था वो अचानक हिलने लगा। वो बिना किसी चेतावनी के उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह ब्रैंडन पर टूट पड़ा। दोनों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वो नीचे बंकर तक पहुंच गया। ब्रैंडन ने शरीर से दरवाजा रोके रखा ताकि यूरी अंदर ना घुस सके। एली मोबाइल स्क्रीन पर तेजी से टच करने लगी। चारों हिस्सों को ठीक पैटर्न में दबाते ही ब्लैक वॉल में तेज कंपन शुरू हो गई। काली धुंध जैसी चीजें चारों तरफ फैलने लगी।
उनकी तरकीब सफल हो चुकी थी, मगर ब्रैंडन के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी क्योंकि यूरी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया था। अब वो ब्रैंडन पर पूरी तरह हावी होने वाला था कि तभी अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। असल में एली समय रहते वापस आ चुकी थी और उसने यूरी पर वार कर दिया था। इस वक्त तक ब्लैक वॉल पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ब्रैंडन और एली एक दूसरे को सहारा देकर धीरे धीरे बंकर से बाहर निकले। सामने तेज रोशनी दिखी और वो दोनों आगे बढ़ते गए, लेकिन सामने उन्होंने जो देखा वो बहुत ज्यादा डर गए। केवल उनका अपार्टमेंट ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहर इसी ब्लैक वॉल से ढक चुका था। वो एक कार लेकर तेजी से बंदरगाह की तरफ बढ़ने लगे। रेडियो से एक घोषणा सुनाई दी। नैनो डिफेंस कंपनी की एक भीषण आग से सिस्टम में गड़बड़ी हो गई, जिससे ये सीक्रेट सिक्योरिटी प्रणाली अपने आप चालू हो गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।